ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। कल हम लोगों के 3 अभ्यास पूर्ण हो चुके हैं प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी के। आज चौथा अभ्यास चलेगा। उससे पहले मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ कि तीसरे अभ्यास में जो आया है उसमें आपके उत्तम पुरुष में से अहम, आवाम और वयम का प्रयोग आया है और स्त्रीलिंगवाची कुछ शब्द हैं जैसे रमा, बालिका, लता, कथा इत्यादि। स्त्रीलिंग में भी रमा शब्द के हमने 2 विभक्तियों में रूप याद कर लिए हैं और वर्णमाला भी आई थी इसी अभ्यास में, तीसरे में। और एक अचहेनम परेण संयोज्यम ये सूत्र, ये नियम आया था। अर्थात हल जो व्यंजन है, अर्थात जो भी हलंत व्यंजन है जैसे कि म, तो म जहाँ पर भी हलंत दिखे आपको तो वहाँ पे वह आगे के स्वर से मिल जाता है। आपका यह ऐच्छिक नियम है कि आप इसको करना चाहे अथवा नहीं। आगे चौथा अभ्यास चलेगा। इस अभ्यास को निकाल लीजिए आप लोग। वाक्य सभी ने बना लिए? ठीक है। कल हमने यहाँ से भी बना करके देख लिए थे। बाकी आगे अभ्यास 4 में चलते हैं। सबसे पहले शब्दकोश दिया हुआ है। इसमें कुछ शब्द ना दे करके सीधा धातु से शुरुआत की है, ख से। ठीक है, आप लोग देखिए नीचे किताब में। तो क्री धातु अर्थात करना, अस धातु का मतलब होता है होना। फिर ग वर्ग में दे रहे हैं इत्थम अर्थात ऐसे। ठीक है, तथा वैसे, यथा जैसे, कथम क्यों कैसे, अपि भी, न नहीं, च अर्थात और, एव ही। तो ये जो ग वर्ग में दिए हुए हैं ये सारे के सारे क्या है? अव्यय। क्या है? अव्यय है। इनके रूप नहीं चलते हैं। जैसे राम शब्द के तो रूप चलते हैं, है ना। भू धातु के भी रूप चलते हैं, भवती, भवता, भवंती, है ना। लेकिन ये जो अव्यय होते हैं इनके रूप नहीं चलते हैं। ये जैसे हैं वैसे के वैसे ही वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं। आगे घ वर्ग में दे रहे हैं जैसे एकः एक, द्वौ दो, त्रयः तीन, चत्वारः चार, पंच पाँच, षट् छः, सप्त सात, अष्ट आठ, नव नौ, दश 10। ये घ में जो दिए हैं ये हैं संख्यावाची शब्द। क्या हैं? 1 से लेकर के 10 तक की ये संख्या यहाँ पर दी हुई है। इनको भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, संस्कृत में ये 1 से 10 तक की गिनती है इस अभ्यास में, तो इनको भी आप याद कर लेना। और कुछ अव्यय आए हैं, इनको भी आप याद कर लें। अच्छा, इसमें 2 धातुएं दी हैं, क्री करना और अस होना। इन धातुओं को नीचे दे रहे हैं। जैसे पहले इसमें क्री दे रखी है ना, क्री अर्थात करना। तो लट लकार में रूप दिए हैं करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति। अच्छा, एक बार उच्चारण कर लो आप लोग मेरे साथ में। बोलिए, करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, करोषि, कुरुथः, कुरुथ, करोमि, कुर्वः, कुर्मः। ये क्री धातु का लट लकार है, अर्थात प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इस धातु को भी आपको लट लकार में याद करना है। उसी की दूसरी साइड में दे रहे हैं अस धातु, अस अर्थात होना। इसको भी आप मेरे साथ में बोलेंगे अस्ति
स्तः सन्ति असि स्थः स्थ अस्मि स्वः स्मः अस्मि स्वः स्मः। ठीक है, तो इस प्रकार से उच्चारण भी करना आपको आना चाहिए, क्योंकि आप जो भी संस्कृत को तो वैसे भी बोलते हैं ना कि शुद्ध संस्कारित और संस्कार युक्त यह भाषा है, तो आपको बोलना भी वैसे ही आना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से इन दो धातुओं का उच्चारण हो रहा है लट लकार में, इनको आप स्मरण करके आएँ। और आगे देखिए, इसमें दे रहे हैं दूसरे नंबर पे, संस्कृत में संबोधन को लेकर 8 विभक्तियाँ कारक होती हैं। ठीक है, उनके नाम, कारक नाम और चिन्ह ये हैं, इन्हें स्मरण कर लें। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, सबसे पहले यहीं से शुरुआत की थी हमने कि कितनी विभक्तियाँ होती हैं, कितने कारक होते हैं, कितने वचन होते हैं, कितने पुरुष होते हैं, कितने लिंग होते हैं, आदि आदि। सबसे पहले यही बेसिक चीज़ें हमने पढ़ी थी, और वो इसीलिए पढ़ी थी ताकि अब अभ्यास में यदि आ रही हैं तो वो आपको याद आ जाएं। ठीक है, आपको उन्हें याद करने में समस्या ना हो। तो ये जो एक यहाँ पर दे रखा है कि प्रथमा द्वितीया तृतीया, एक पैराग्राफ जैसा, इन्हीं के सामने लिखा हुआ है। जैसे प्रथमा विभक्ति है तो कारक में कर्ता और इधर ने आदि चिन्ह भी दिए हुए हैं, तो इनको आपको याद करने हैं। कैसे याद करोगे? सबसे पहले तो विभक्तियों का पता होगा आपको, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी और 8वां है संबोधन। और याद कर ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कर्ता ने कर्म को करण ने से द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के लिए होता है ये वाला से, संबंध का के की, अधिकरण में पर और संबोधन में हे अये और भो। सभी को ये भी याद करके आना है। आगे नियम नंबर 6। ठीक है, नियम नंबर 6 इसमें दिया हुआ है, संस्कृत में च अर्थात और का प्रयोग एक शब्द के बाद में कीजिए। अर्थात हिंदी में जहाँ और लगता है, संस्कृत में च एक शब्द के बाद में लगेगा। जैसे फल और फूल, तो फलम पुष्पम च। आपको ये याद रखना है। देखो आज वैसे भी किसी कारण बोर्ड यहाँ पर नहीं है, तो आपको ऐसे ही समझना होगा। वैसे इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं था, इसलिए भी बोर्ड को नहीं लाए। तो जहाँ पर हिंदी भाषा में और लगता है, जैसे राम और कृष्ण, तो जहाँ पे और लगा है ना बीच में, संस्कृत में और को क्या बोलते हैं? च। तो वो जो च है वो एक शब्द के बाद में होगा। जैसे राम और कृष्ण, तो रामः कृष्णः च। समझ में आ रहे? रामः कृष्णः च। और कहाँ पे लगता है? बीच में हिंदी में, राम और कृष्ण, तो एक शब्द हो गया पहला राम, बीच में आ गया और उधर है कृष्ण। तो संस्कृत में क्या है कि च का प्रयोग कहाँ होगा? एक शब्द के बाद। अब माना कि ऐसे प्रयोग नहीं करने हैं कि जहाँ लिखा हुआ है ऊपर हिंदी में राम और कृष्ण, आप लिख दो रामः च कृष्णः, ऐसा नहीं करना, रामः कृष्णः च। ठीक है, इस प्रकार से आपको प्रयोग करना है। यही आया है, जैसे और भी उदाहरण दिए हैं इन्होंने, फलम च पुष्पम, यह अशुद्ध है। ठीक है, इसी प्रकार रामः कृष्णः च बालकः बालिका च, ये प्रयोग आपको करना है। ठीक है, संस्कृत में च का प्रयोग कहाँ होगा? एक शब्द के बाद। यदि ऐसा भी है ना, राम और कृष्ण जाते हैं तो कहाँ करना है? रामः कृष्णः च। ठीक है, कृष्ण के बाद। यदि माना कि 3 चीज़ हैं, 3 लोग हैं, राम कृष्ण और बलराम, राम
कृष्ण और बलराम जाते हैं। तो और कहाँ पे लगा हुआ है? कृष्ण और बलराम के बीच में। तो संस्कृत में कैसे लिखोगे? रामः कृष्णः बलरामः च। समझ गए? जहाँ भी और हिंदी में लगा हुआ है बस ये समझ लो कि एक शब्द के बाद में आपको लगाना है च। समझ गए? तो ये एक नियम आपका आज आया है। बाकी इस अभ्यास में जो आया है वो आपको मैं पहले बता चुका हूँ, इसलिए इस पे ज़्यादा विस्तार में चर्चा नहीं करेंगे। हाँ, ये आप अवश्य ध्यान रखना कि जो भी ये क्री धातु और रस धातु, क्योंकि याद करने का कार्य मैंने कहा था कि संस्कृत में ज़्यादा है थोड़ा सा। आप जितना कोई भी भाषा सीखो आपको वहाँ पे याद ही करना पड़ेगा। कुछ शब्द हैं, कुछ वर्ब मतलब धातुएं क्रियाएं हैं, और ये आपके शब्दकोश में जितने भी शब्द आए तो ये सब आपको याद ही करना है। इसको कल याद करके आना, ठीक है? और किसी की कोई शंका है? कल वाले पाठ में किसी को कोई समस्या हो? अच्छा, 3 अभ्यास हमारे हो चुके हैं। इसमें तीनों पुरुष आ चुके हैं और तीनों ही वचनों के लगभग वाक्य हैं, है ना? एक वचन में भी आए हैं, बहुवचन में भी आए हैं, द्विवचन में भी आए हैं। और पुरुष में भी आपका पहले अभ्यास में प्रथम पुरुष था, दूसरे में मध्यम पुरुष था और तीसरे में उत्तम पुरुष। तो अब आगे से जो भी अभ्यास आएंगे उसमें कुछ ना कुछ नया नियम आएगा, ठीक है ना? कुछ ना कुछ अलग मिलेगा आपको। तो ये हमेशा याद रखना, इसको आप गांठ मार लेना कि जिस भी वचन और पुरुष का कर्ता होगा उसी वचन और पुरुष की क्रिया भी लगेगी। अब आगे से जो भी आएगा वहाँ ये नहीं बताएंगे आपको कि इस पुरुष का कर्ता है तो इसी पुरुष की आपको क्रिया लगानी है। अब वो 3 अभ्यास में आ चुके हैं, ठीक है? आगे से ये याद रखना है कि जब भी वाक्य बनाओ बस ये देखो कि कर्ता कौन सा है, करने वाला कौन है वाक्य में। और यदि वो प्रथम पुरुष का है तो आपको क्रिया भी प्रथम पुरुष की लगानी है। एक वचन में है तो एक वचन में लगाना है। यदि कर्ता आपका उत्तम पुरुष का है या मध्यम पुरुष का है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष या मध्यम पुरुष की ही लगानी है। वचन भी याद रखना है कौन से वचन का है, और पुरुष भी याद रखना है कौन से पुरुष का, ठीक है? समझ गए सभी? चलिए, तो आज तो इतना ही है। बाकी इसकी कल तैयारी करके आना अच्छे से, और जो भी कोई शंका हो, ठीक है, बीच में भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। और एक दूसरे की में से मत बनाना, ठीक है? कि उसने कॉपी लिख ली तो अब उसकी में से देख के मैं लिख लूँ, इस प्रकार से अभ्यास नहीं हो पाएगा, ठीक है? इस चीज़ का आप विशेषकर ध्यान रखना। अपने आप से जितना समझ में आ रहा है उतना आप बनाते रहिए, ठीक है? आज के लिए इतना ही।